हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम आपके लिए राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं और इसको हम धीरे धीरे से करा रहे हैं एक एक क्लासेस करके। और बिल्कुल न्यू सीरीज़ है, जिस भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो चाहे चेक कर ले, ठीक है। बिल्कुल न्यू सीरीज़ आपको यहाँ पे कराई जा रही है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और शानदार तरीके से समझाया जाता है। तो जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं वेल एंड गुड है। आप अपने साथ और बच्चों को जोड़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों में, और जिस भी किसी सोशल साइट पर आप लिंक हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आ जाइए सभी बच्चे। पिछली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, आज हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आ जाइए फटाफट से सभी। तो देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, अम्ल क्षार और लवण को स्पष्ट करें। तो अम्ल क्या होता है? एसिड। आप सुन रहे होंगे शुरू से एसिड और बेस, लेकिन सही मायने में ये है क्या? देखो, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और धन आयन देने की बात की जाए तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि और कोई धन आयन और कोई पॉजिटिव चार्ज का आयन ये नहीं लूज़ करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। दूसरी चीज़ है बेस। बेस ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल के अलावा और कोई ऋण आयन ये नहीं देते, क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है फिर सॉल्ट यानी लवण। धनायन और ऋणायन, ठीक है। धनायन प्रायधात्विक आयन, और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे कि Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव से बने यौगिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण। जैसे Na क्या होता है? पॉजिटिव, और Cl क्या होता है? नेगेटिव। दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा NaCl, और इसी को क्या बोलते हैं? हम लवण बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत और दुष्प्रभाव बताइए। अब देखिए, एयर पोल्यूशन आप पढ़ते आ रहे होंगे पहले से ही। तो वायु जीवन का आधार होती है। वायु में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, बाकी की जो गैसेस हैं वो 0.07%। वायु में सभी गैसें उचित अनुपात में रहती हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा वायु में कम और ज़्यादा हो जाती है तो वायु का संतुलन बिगड़ जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण। अब देखिए इसके सोर्सेस क्या हैं। एक तो होता है वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। दूसरा होता है मानवीय रिसोर्सेज। अब देखिए इसके इफ़ेक्ट देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे व्यक्ति को कैंसर, दमा, क्षय रोग यानी कि टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं। नेक्स्ट है फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड बढ़ जाती है वातावरण में तो उससे मनुष्य में फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे दमा और खांसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कार्बन पदार्थों की अधिकता हो जाएगी तो उस धुएं से क्या होगा? कैंसर और क्षय रोग हो जाएगा। टीबी वाले जो व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा कहीं धुआं हो, धूल हो, उनको बहुत जल्दी खांसी होने लगती है। ओजोन के प्रभाव से आँखों के रोग हो जाएंगे, सीने में जलन होने लगेगी, खांसी हो जाएगी, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत और दुष्प्रभाव लिखिए। सबसे पहली बात, वाटर पॉल्यूशन। आपको पता भी है कि जल में कई प्रकार के खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और गैसों के निश्चित अनुपात से कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है? जल प्रदूषण हो जाता है, राइट। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं क्या क्या हैं जल प्रदूषण के। जैसे कि कारखाने, जो कारखाने का कचरा होता है जिसमें पारा और शीशा बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। कीटनाशक भी जल प्रदूषण का स्रोत है, ठीक है।
जो आपकी खेती में यूज़ किए जाते हैं। हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे कि एल्ड्रिन, डीडीटी आदि वर्षा के साथ जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं और वो जल को प्रदूषित कर देते हैं। फिर है रेडियोधर्मिता, वो भी जल प्रदूषण का एक स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है और इससे भी क्या हो जाता है, जल प्रदूषित। अब देखिए दुष्प्रभाव जान लेते हैं। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से कई प्रकार की भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन आते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे और जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, साथ साथ में मनुष्य भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रदूषित जल पीने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि टाइफाइड, पेचिस, क्षय रोग यानी कि टीबी और पीलिया, जॉन्डिस। ठीक है। प्रदूषित जल में कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु, हानिकारक कृमि और उनके अंडे पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का आविष्कार किसने किया। देखिए एक ट्रिक तो मैं आपको बता सकती हूँ, शायद आपने कभी अपने बचपन में भी पढ़ी होगी ये जूनियर क्लासेस में। ईंट पर नाचे, ठीक है। इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन या थॉमसन। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर है पैर पर, पैसे क्या होगा, प्रोटॉन, और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाचे, न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और इसकी की थी चैडविक ने। तो 3 चीज़ें आपकी मैंने कवर कर दी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बचता है परमाणु संरचना, ये बोर और रदरफोर्ड ने दी थी। परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, और संख्या दी थी मोस्ले ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्व और उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब तक 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणु के गुणों में भिन्न समानता होती है। किसी तत्व के सभी परमाणु के गुणों में, देखो क्या कह रहा है ये, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु से, इसमें किसी और की मिक्सिंग तो नहीं है ना। ऑक्सीजन ही है सिर्फ अकेला, और हाइड्रोजन में सिर्फ H ही है अकेला। अब बात करते हैं कंपाउंड की। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर जब एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको यौगिक कहते हैं, जैसे कि H2O। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में, ध्यान रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस, इसमें निश्चित की बात की, इसमें अनिश्चित की, से मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि सिरका, पीतल, सोडा वाटर, वायु और शरबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। केमिकल इक्वेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक और सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि हाइड्रोजन प्लस वाटर मिलके क्या बना, H2O बना। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम क्या करते थे, जैसे हम लैंग्वेज में लिखते थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, फिर हमने यहाँ लिखा क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ, इसको इजी तरीके में हम सिंबल्स के थ्रू, सिंबल्स होते हैं प्रतीक, जैसे H2+O2 करके लिखना, या फिर सूत्रों के थ्रू जो हम लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रासायनिक समीकरण बनाने के लिए बहुत सारे तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान, उसके फलस्वरूप उत्पादों का ज्ञान, अभिकारक और उत्पादों के संकेतों और सूत्र का ज्ञान, अभिक्रिया के लिए उचित ताप और उत्प्रेरक का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद, ध्यान रखिएगा, जैसे कि H2+O2 करके बना हमारा H2O। ठीक है, बैलेंस कर लेना, कोई बात नहीं।
तो जो इधर वाले पदार्थ होते हैं जिनसे मिल के कोई चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव बताइए। अब देखिए, जो मिट्टी का प्रदूषण होता है वो प्रदूषित वायु, जल, कीटनाशक पदार्थों की अधिकता, घरेलू अपमार्जक के मिट्टी में मिलने से मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। अब इसके बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि नगर पालिका से निकला हुआ अपशिष्ट, कारखानों और फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, और कृषि का अपशिष्ट जैसे कि रसायन हैं, कीटनाशक हैं, पीड़कनाशी हैं, आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन, घरेलू अपशिष्ट जैसे कि कूड़ा, कचरा और डिटर्जेंट। ठीक है। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव जान लेते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। अगर मिट्टी पॉल्यूट होगी तो क्या होगा। मृदा प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के रोगाणु को पनपने का अवसर मिलता है। गंदगी पर अनेक प्रकार के कीट और मक्खियाँ पनपती हैं जो कि रोगों को फैलाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूकंप से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, भूकंप जो है वो धरातल के ऊपरी भाग की वो कंपन की स्थिति है जो कि धरातल का जो ऊपरी और निचली चट्टानों के लचीलेपन और गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में न्यून अवस्था प्रारंभ होती है। भूकंप पृथ्वी के कंपन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, जब धरती को फाड़कर वाष्प, राख, धुआं, धूल गैसें बाहर निकलती हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। एक भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है जो कि भूगर्भ से यानी कि पृथ्वी के गर्भ से नली के द्वारा उष्ण वाष्प, गैसों, लावा और अन्य चट्टान पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है। कैडनर ने दी है इसकी डेफिनेशन, ज्वालामुखी एक सपाट शंकु है जो नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से संबंधित होता है। यह भूगर्भ से गैस, ठोस और जलते हुए पदार्थों को बाहर निकालने में और विकास का कार्य करता है। अब देखिए, ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट, उद्भेदन होता रहता है। इसका मुंह हमेशा खुला रहता है। समय समय पर लावा, धुआं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। इससे शंकु का निर्माण होता है। दूसरी चीज़ है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ होता लेकिन इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसके मुंह से गैसें और वाष्प निकला करती है। फिर है विलुप्त ज्वालामुखी। इसमें विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। इसका मुंह मिट्टी, लावा और अन्य पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा जो क्षेत्र है वो कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। फिर ज्वालामुखी का देखिए मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी की जो धूल और गैसें हैं वातावरण को अपारदर्शी बना देती है जिससे वायु परिवहन मुश्किल हो जाता है, श्वसन रोग हो जाता है, सूर्य तप को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से भी रोकता है। क्षेत्र में लावा का जमाव होने से वहां की ज़मीन को अरंध्र बनाता है जिससे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है, यह किन कारणों से आती है। अब देखिए, अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा को तोड़कर अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा का जल नदी तटबंधों को तोड़ देगा और अपनी सीमा से आगे बह जाएगा, आसपास के क्षेत्रों में बहने लगेगा, उसी को क्या कहेंगे, हम बाढ़ कहेंगे। अब देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है भारी वर्षा और चक्रवात। ठीक है। दूसरा है अगर ज़्यादा समय तक बारिश हो रही है तो इससे भी होता है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से आने वाले चक्रवात से भी भयानक बाढ़ आती है। और नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। रेत और बजरी जमा होने से नदी का तल ऊंचा उठ जाता है जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आती है। कई निम्न
क्षेत्रों में ठीक प्रकार से जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती, उससे भी बाढ़ आने की स्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सूखा पड़ता है वैसी प्राकृतिक आपदा से बचने के उपाय बताइए। अब देखिए, सूखा जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है ना, नेचुरल डिसास्टर है एक। सूखा का आशय बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी से है। ठीक है, बड़े क्षेत्र में क्या हो जाता है, जल की कमी के कारण खाद्यान्नों में कमी हो जाती है, उसे सूखा कहते हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार और जनता ने सूखे से बचाव के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। देखिए, सबसे पहला है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल, वर्षा, धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। फसलों की हेरफेर की विधि को अपनाकर ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो सूखे को सह सके। जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नहरों को पक्का करके पानी की कमी को दूर किया जा रहा है, इससे भी पानी को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। शुष्क भागों में स्प्रिंकलर जल सिंचाई का प्रयोग किया जा रहा है। स्प्रिंकलर का मतलब होता है जहाँ पे जल ज़्यादा वेस्ट ना हो। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी, पशु के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है। वर्षा जल का बोरिंग द्वारा जल संप्रेषण द्वारा भवनों का वर्षा जल भूतल में डाला जा रहा है, जिससे धरती की नमी को बचाए रखा जा सके। वृक्षारोपण पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे कि धरती की अंतः परतों में पानी का स्तर बढ़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशय को खुदवाकर जल संचयन क्रिया की जा रही है और नदियों में स्थान स्थान पर बांध बनाकर, डैम बनाकर के भी जल की रुकावट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। अब देखिए, साधारण वार्तालाप में ध्वनि से अधिक तेज, जो हमारी नॉर्मल टोन है उससे अगर ज़्यादा तेज हम बोलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, शोर कहा जाएगा। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए, इसकी सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे कि उद्योग धंधे हैं, मशीनों से भी आवाज़ होती है ना। परिवहन साधन जैसे कि वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर और बस। मनोरंजन के साधन हैं जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा ये हो चुका है। नेक्स्ट है फिर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव देखिए। ध्वनि प्रदूषण वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। तीव्र ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और इसके कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन होता है, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग होने लगते हैं। और अत्यधिक शोर का प्रभाव मानव के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात में देखने की क्षमता कम हो जाती है, रंगों को पहचानने में कमी आ जाती है और मस्तिष्क, आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के अलावा आपका लीवर को भी नुकसान पहुंच सकता है। 90 डेसिबल से ज़्यादा की अगर ध्वनि है तो मनुष्य की कर्ण इंद्रियों, यानी जो आपके सुनने की इंद्रियां हैं, उसको भी ये पूरी तरीके से डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेबीज़ रोग के लक्षण बताइए। देखिए, रेबीज़ आपने सुना होगा, कुत्ते या चूहे के काटने से हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो गले में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं रहती। व्यक्ति पानी से डरना, जैसे कुत्ता पानी से डरता है ना, इसी तरीके से व्यक्ति भी पानी से डरने लगता है। और रोगी व्यक्ति जो है वो कभी कभी आक्रामक भी हो जाता है, जैसे कुत्ता चिपटता है ऐसे ही ना व्यक्ति भी हो जाता है। इसमें बहुत भयंकर बीमारी है रेबीज़ की। अब देखिए, जल अपर्दन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। जल अपर्दन होता है जल या बाढ़ द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसको कहते हैं जल अपर्दन। तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी जो होती है उसका कटाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेतीली मिट्टी आसानी से बह जाती है और चिकनी मिट्टी का अपर्दन कम होता है। अब जल अपर्दन के प्रकार हैं, एक तो होता है खड अपर्दन, दूसरा होता है बीहड़ अपर्दन, और इसी तरीके से कई सारे अपर्दन, भूस्खलन अपर्दन, अल्पसरिता अपर्दन, परत अपर्दन, नदी तट अपर्दन, हिमनद वर्षा और बूंद अपर्दन। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल क्या है। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और पानी का बनना कौन सी क्रिया कहलाती है। देखिए, अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो जल के विलयन में घुल के H पॉजिटिव आयन देते हैं, और अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनता कहलाता है। क्या कहलाता है, उदासीनता।
कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है, अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव अम्ल हो गया और Cl नेगेटिव हो गया क्षार, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, लवण NaCl। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, और वैसे इसको बोलते हैं उदासीनता अभिक्रिया। ठीक है, कई बार ये रिएक्शन नाम से भी पूछ ली जाती है, स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए फिर आज यहीं तक के क्वेश्चन कर लेते हैं, 31 से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। और जिस भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, या आपको PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे किसी भी वक्त कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। और जिन सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस कवर हो चुका है DLED सेमेस्टर 2 का, वो आप प्लेलिस्ट में देख ले और उसको एक एक करके वॉच करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीक्वेंस में एक एक वीडियो अपलोडेड है। और ऐसे ही आगे भी हम सिलेबस को ईजी और शानदार तरीके से ख़त्म करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ताकि आप भी अच्छे से रिवीजन लगा सकें, एक टाइम आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए आप साथ साथ में पढ़ते चलिए, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं ना कि बहुत बच्चे होते हैं जो DLED को बहुत लाइटली लेते हैं कि मतलब इसमें कुछ नहीं है, वो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इसको बहुत लाइटली लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पूरे मन से DLED करेंगे उनको ना तो कोई टेट में दिक्कत आने वाली है और ना ही STET में। ठीक है, सुपर टेट भी उनका ये मान लो, अगर यहाँ पर आपने अच्छे से तैयार कर लिया ना तो 80% आपका सुपर टेट यहीं से कवर हो जाएगा। राइट, और ये सच्चाई है, बिल्कुल आप खुद देखिएगा। अगर आप चारों सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ते हैं सही से, तो आपका 80% कोर्स यहीं से हो जाएगा कवर। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।